77वें रिपब्लिक डे पर कर्तव्य पथ पर हमें भारत की सैन्य शक्ति और समृद्ध विरासत देखने को मिली। और बात अगर आयुष मंत्रालय की झांकी की करें तो उसकी थीम थी आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र। और इस झांकी में हमें देखने को मिली 3 प्रतिमाएं, जिनमें से एक प्रतिमा थी ऋषि चरक की, साथ ही ऋषि पतंजलि जी और महर्षि अगस्त्य जी की। और इस झांकी ने हमें ये दर्शाया कि किस तरीके से आधुनिक और प्राचीन चिकित्सा पद्धति मिलकर भारत के स्वास्थ्य को एक नई दिशा देती है। जी, और इसलिए आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में भी हम फोकस कर रहे हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है, ऐसे में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कैसे हमारी मदद कर सकती है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ CGHS से 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर एस दीपा का। नमस्कार। आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं CMO एलोपैथी, प्रेसिडेंट एस्टेट न्यू दिल्ली, CGHS से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर प्रियंका नेमका। नमस्ते। आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, आप इस शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं विंटर्स में कि किसी व्यक्ति को ठंड लग गई है, इसका क्या मतलब हुआ? जब भी कोई व्यक्ति ठंड के प्रकोप या ठंडी हवा में आता है तो उसकी वजह से जो भी उसको सिम्टम आते हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम होती है, उसको ठंड के प्रकोप में या फिर ठंड लगना कहते हैं। तो पहला जैसे कुछ लोगों को ठंड लगने के बाद सर में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, कुछ को दस्त उल्टी जैसी प्रॉब्लम हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। तो जब भी हम ठंड के प्रकोप में आते हैं, उसकी वजह से जो भी सिम्टम आता है, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो सर्दी लगना हो, जैसे जुकाम होना हो, खांसी होना हो या फिर फीवर होना हो, वो सारी चीज़ें ठंड लगने को ही कहेंगे। जी डॉक्टर अरविंद, अक्सर होता है कि सर्दियों में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो रीज़न सिर्फ ये सर्दियां हैं या हमारा लाइफस्टाइल? देखिए, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है इन्वायरमेंट का, जिसके कारण क्या होता है, ससेसिबिलिटी टू इन्फेक्शन हमारा बढ़ जाता है शरीर का। तो मोस्ट कॉमन जो अभी हमारे पास होता है कि कॉमन कोल्ड, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो नेजल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, टेम्परेचर रेज हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है। तो इन खासकर अभी दिल्ली का जो मौसम है या ऐसे भी हवाएं चल रही हैं काफ़ी, तो इसमें कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन है। तो डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो जाए कॉमन कोल्ड खांसी, पहले आपके पास आना है एलोपैथिक के पास, या फिर डॉक्टर दीपा के पास जाएं, या फिर डॉक्टर प्रियंका? हाँ, हम तीनों ही विधाओं में इसका इलाज है और कहीं भी जाएंगे तो उनका इलाज ठीक ठाक होगा। चलिए आयुर्वेद में जानते हैं। अगर ये नज़ला, खांसी, जुकाम हर घर परिवार में है, हमें भी लगता है कि हमारा गला नासाज है, डॉक्टर साहब घर में क्या करें? किचन की क्या रेमेडीज हैं? किचन की पहले जो है लोकली करने के लिए अजवाइन हर किचन में है। अजवाइन ले, एक गिलास पानी उबालें, 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसे में थोड़ी देर ढक के रख दें। इसके बाद जितना टॉलरेबल हीट हो वो लेके गार्गल कर ले, या अजवाइन पानी का स्टीम ले, या गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी 1 पिंच काली मिर्च डाल के वो पी लें। तो ये खाली पेट खाने के बाद? अगर एसिडिटी वगैरह नहीं है, खाली पेट ले सकते हैं। जिनको एसिडिटी है, खाने के बाद। और दिन में कितनी बार? 2 बार। 2 बार। इससे आराम मिलेगा। ये क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है। दोनों है। दोनों है। जी ज़रूर। अगर आप भी चाहते हैं कि आयुर्वेद के क्या नुस्खे हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कैसे आपको सर्दियों में फिट रख सकता है, तो आप भी हमें फ़ोन कीजिए। 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। डॉक्टर, अगर मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता है, और जब ये सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, आपने कहा कि तीनों ही पद्धतियों में उपचार मौजूद है, तो अगर हम तीनों को इंटीग्रेटेड रूप में लें तो किस तरीके का प्लान बनेगा? सबसे पहले हम लोग तो जैसा कि मैडम ने बताया, उन्होंने कहा कि दूध, हल्दी, कच्ची हल्दी काफ़ी काम करती है, अजवाइन का काफ़ी सेवन करना चाहिए, जिसे मैडम ने बताया। तो इन चीज़ों का करने के साथ साथ ही यदि हम लोग अपना कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी देते हैं तो उससे अच्छा जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। जी, लेकिन अगर हम होम्योपैथी की बात करें डॉक्टर साहब, जैसे मान लो खांसी जुकाम की बात करें, तो दवा कैसे काम करती है? दवा में इंग्रेडिएंट्स मोस्टली क्या रहते हैं? हमारी जो होम्योपैथी है वो डिपेंड करती है वो कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, उसको इंक्रीज़ करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, ताकि शरीर खुद ब खुद बीमारी से लड़े। तो इंग्रेडिएंट से ज़्यादा एक स्टिमुलस हम कहेंगे कि हमारी दवाई का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि अपनी खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाना, और उससे फिर शरीर खुद लड़ता है। तो ये तो तरीका है जैसे वो एक्ट करती हैं। जी डॉक्टर, आयुर्वेद में सर्दियों को कहते हैं बलवर्धक ऋतु है,
तो इससे हम क्या समझें और फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? एक्चुअली हमारा सबको भूख ज़्यादा लगता है ठंड में, डाइजेशन भी अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा है तो खाना जो खाते हैं वो ठीक से एब्सॉर्ब भी होता है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ जाता है ठंड में, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। इसलिए बलवर्धक कहते हैं। बलवर्धक ये बोलते हैं। खाने पीने के दिन है, खाने पीने क्या का खाएं क्या प्रिय डॉक्टर खाएं? साहब, क्या खाएं? ये तो अब एक्चुअली इसी में सब लोग, आयुर्वेद में हर व्यक्ति जो है अलग अलग है दोष के अनुसार, और अपने आप को सबसे अच्छी तरह खुद को पता होना चाहिए हमें क्या चीज़ जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए डाइजेस्ट होता है। और थोड़ा सा घी का सेवन भी ठंड के इस मौसम में ठीक है, क्योंकि अग्नि या हमारा एपिटाइट या वो पाचन शक्ति अच्छा है इसी तो टाइम। आयुर्वेद में एक होती है दिनचर्या और एक होती है ऋतुचर्या। Yes. तो उसके अनुसार हम कैसे समझे, हम आम इंसान की क्या किस तरीके से अपनी पूरी वो ऋतुचर्या या दिनचर्या रखे? दिनचर्या आयुर्वेद ऐसे में कंप्लीट साइंस बोल सकते हैं। आयुर्वेद मतलब साइंस ऑफ लाइफ। उसी में दिनचर्या सुबह कितने बजे उठने से लेके रात को कितने बजे सोना है, क्या खाना है, ये सारे डिटेल में बताया है। एक जो है सुबह ब्राह्म मुहूर्त में, मतलब 6 बजे से पहले उठना है जी। और क्या खाना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे लंच करना है, कब खाना खाना है, अगर भूख है तो खाना है, अगर खा लिया भूख नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये सारे डिटेल में बताया है दिनचर्या। होम्योपैथी में भी जॉइंट पेन्स या अच्छी स्लीप के लिए उपचार है? बिल्कुल है। होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है। जॉइंट पेन, जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दियों में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि ठंड से अकड़न बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी हमारी दवाइयाँ हैं जो एक्यूट प्रॉब्लम, यानी अगर कुछ दिनों से पेन ज़्यादा बढ़ा है या फिर आपको आर्थराइटिस है जो लंबे समय से है और वैसे ठीक रहता था, सर्दियों में बढ़ जाता था, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। पूरा हम केस लेते हैं, उसके हिसाब से क्रॉनिक दवाई देते हैं ताकि ऐसा एक्यूट सिम्टम आए ही ना, और अगर आ जाता है तो उसके लिए भी एक्यूट दवाई दी जाती हैं जो कि तुरंत आराम देती हैं। और आपने स्लीप का भी पूछा, अगर स्लीप में डिस्टर्बेंस होता है, जैसे सर ने कहा कि नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से सर्दियों में हो जाता है, तो नाक में सूजन आना, क्योंकि हवा सूखी होती है सर्दियों में, सूखी हवा से ड्राइनेस की वजह से हमारे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्दियों में, जिससे कि संक्रमण वाले रोग और विदाउट संक्रमण यानी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों कॉमन है। तो सूजन की वजह से नाक बंद होना या फिर म्यूकस की वजह से नाक बंद होना, उसको ट्रीट करके हम स्लीप बेटर कर सकते हैं। या फिर एक स्लीप एपनिया होता है, किसी बीमारी की वजह से हमारा नेज़ल ब्लॉक होता है और हम सो नहीं पाते, खर्राटे हमें ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे उपचार हैं। डॉक्टर दीपा, सोने की समस्या और जोड़ों की समस्या में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में सोने के लिए और जोड़ों की दर्द के लिए अभ्यंग, मतलब तेल का अभ्यंग करना, लोकल एप्लीकेशन, दैट इज़ द बेस्ट। और अभ्यंग से ये होता है, ये नींद अच्छी तरह आता है, एनर्जी आ जाता है और इट प्रिवेंट्स बाकी स्किन एलिमेंट्स। जी, इस समय महाराष्ट्र चलते हैं जहाँ से प्रवीण जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। सवाल ये है मैडम कि सर्दियों के अंदर अपनी दिनचर्या बीमारी में और स्वास्थ्य में कैसे रहना चाहिए। और एक सवाल था, हाँ जी, कि लाइकेन प्लेनस में कौन सी पैथी में इलाज होता है सही? जी, डॉक्टर दीपा, कैसे चयन करें कौन सी पैथी में सही इलाज होगा? जब सारे ऑप्शंस खुले हैं, पेशेंट सिलेक्ट कैसे करे? वो पेशेंट को क्या अवेलेबल है, वो क्या सूट करता है। किसी किसी को होम्योपैथी से बड़े जल्दी आराम मिल जाता है, किसी को आयुर्वेद से है, और बचपन से कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है उसी का भी कुछ फर्क पड़ता है। ओके जी। डॉक्टर, इनका सवाल ये भी था कि अगर बीमार है कोई इंसान तो बीमारी में वो क्या फॉलो करे, किस तरीके से पूरा लाइफस्टाइल रहना चाहिए, और एलोपैथी क्या कहता है इसके लिए? जैसे बीमारी में तो जैसे डिफरेंट टाइप की बीमारी होती है, उसमें हर का ही उपचार अलग अलग होता है। हाँ जी। तो सबसे पहले तो हम प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, हैंड वॉश रेगुलर करना है, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि प्रिवेंटिव तौर पर लेते हैं, तो इससे उस बीमारी की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो अब जैसे लाइकेन प्लेनस का उन्होंने बोला कि इसमें तो सब जगह है, इनका तीनों सुविधाएँ हैं तीनों पद्धतियों में, तो इसमें हमारे तो कुछ ऑइंटमेंट वगैरह है जो कि इसको कर सकते हैं, खासकर सर्दियों में बढ़ जाता पर है। डॉक्टर साहब, जो एलोपैथी की हम दवाई लेते हैं उससे रिलीफ तो इंस्टेंट आता है, लेकिन क्या उससे साइड इफेक्ट भी होता है, चाहे वो पेट खराब की बात हो, आपकी पाचन पर तंत्र पे असर हो?
हाँ, हर दवाइयों का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है। अच्छा, तो उसको देखते ध्यान में रखते हुए दवाइयों का भी चयन किया लेकिन जाता जरूरी है कि जनता अपने आप से एंटीबायोटिक कोई दवा ना ले, डॉक्टरी सलाह पे ही ले। हाँ, अवश्य डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें, अन्यथा फिर उन्हें ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट हो मतलब सकता है। सेल्फ मेडिकेशन ना Self-medication ना करें। लें। लेकिन डॉक्टर प्रियंका, आजकल लोग इंटरनेट का सहारा लेकर होम्योपैथी की भी अपने आप ही वो डोजेस लेना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि क्योंकि होम्योपैथी माइल्डेस्ट फॉर्म है मेडिसिन का, तो हम ले लेंगे तो नुकसान नहीं करेगी। क्या सच में ऐसा है? सेल्फ मेडिकेशन होम्योपैथी में चलेगी? नहीं, मुझे लगता है सेल्फ मेडिकेशन अगर करना ही होगा तो डॉक्टर की डिग्री का क्या फ़ायदा होगा ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। करते हैं लोग, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि हमने ये दवाई देखी थी और आप हमें ये वाली दवाई दे दीजिए, लेकिन हम कहते हैं हम बैठे हैं आपके लिए, हम बताएंगे आपको कौन सी अच्छी दवाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे साइड इफ़ेक्ट हो ना हो, लेकिन दवाई का तो डिजीज़ प्रोग्रेशन तो होता जा रहा है, क्योंकि सही दवाई आप ले नहीं पाएंगे डॉक्टरी सलाह के बिना। और बीमारी अपनी अभी एक्यूट था, धीरे धीरे बढ़ता हुआ फर्दर स्टेज में स्प्रेड होता रहेगा और आप गलत बीमारी के सहारे आप सोचेंगे आप तो होम्योपैथी ले रहे थे, आप ठीक नहीं हो रहे, तो पैथी की बदनामी ज़्यादा होगी। तो इसलिए चिकित्सा परामर्श से ही दवाई, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो या होम्योपैथी। पर क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई आपके पास आया, उसका आपके साथ इलाज चल रहा है, साथ में वो आयुर्वेदिक उपचार भी अपनाए और एलोपैथी भी उपचार अपनाए, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, कई सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जैसे कैंसर है, जो टर्मिनल इलनेस है, जो रिवर्सिबल नहीं है बीमारियां, सर्जिकल बीमारियां हैं, तो उसमें हम लोग तीनों इंटीग्रेटेड इसलिए ही कहा गया कि तीनों को हैंड इन हैंड ही चलना होता है, कि वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव करेंगे। आयुर्वेदा उनको नींद के लिए या उनके जैसे मैम ने कहा बाम है, ऑयल है, ऑइंटमेंट्स है, ये अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। तो हमारा तीनों का पर्पज़ है एक पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको हेल्दी बनाना, वो इंटीग्रेट होकर हो या इंडिविजुअली हो, लेकिन हमारा मोटिव और एम एक ही है। जी, एक और कॉलर है इस समय। हेलो। दोनों एंकर को गुड मॉर्निंग, तीनों पैनलिस्ट को भी मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है कि तीनों पद्धति में सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, जो सीजनल ये सर्दी जुकाम ये तो डॉक्टर साहब ने पहले आंसर किया है। तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे हम विंटर्स की बात करें, क्या इसमें स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, और ऐसे में फिर क्या आपकी सलाह रहेगी? स्किन संबंधी रोग इसलिए बढ़ता है, ड्राइनेस ज़्यादा है, और ड्राइनेस में वात बढ़ जाता है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष है, वात बढ़ जाता है ड्राइनेस, इसलिए स्किन ड्राई होगा, स्किन डिजीजेस आने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए जो है तेल का मसाज इससे मस्त। तो कौन सा तेल? सरसों का तेल? सरसों के तेल हो, तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो। तो उसके बाद नहा लें या फिर वो तो फिर डॉक्टर साहब नहाने से पहले लगाए, नहाने के बाद थोड़ी सी लेके एक बार लगाएं। ज्यादा साबुन की एक तरह से मॉइस्चराइजर का काम करता है सरसों? यस, मॉइस्चराइजर का काम बालों में भी लगा सकते हैं। बालों में भी लगा सकते हैं। जी डॉक्टर, जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो सर्दियों में उनकी समस्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो अपना ख्याल कैसे रखें? सर्दियों में जो है खाने पीने का हम लोग का थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण डायबिटिक पेशेंट भी उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। हार्ट पेशेंट में उनकी भी समस्याएं बढ़ जाती है। ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट है, उनका फ्लेयर अप कर जाता है, क्योंकि वो इस टाइम थोड़ा सा इन्वायरमेंट के कारण, ठंड के कारण बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अस्थमा में खासकर ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपनी दवाइयों का जो पफ ले रहे हैं या वो भी ब्रोंकोडायलेटर ले रहे हैं तो समय पर लेते रहें। हाँ, दवाइयाँ मिस नहीं करनी है। हार्ट के पेशेंट को भी जो भी दवाइयाँ हैं उसको लेते रहनी चाहिए। जी, इस समय एक और कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो। मेरे को ये आयुर्वेद वालों से पूछना है कि जैसे मान लो चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, कफ वगैरह बन जाता है, हाँ जी, तो और दूसरा खराटे करें, तो किस तरीके की चीज आयुर्वेद में हम करें कि इससे थोड़ा सा बेनिफिट हो? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 43 ईयर्स। जी डॉक्टर साहब। चेस्ट कंजेशन में आप सोने से पहले एक बार स्टीम ले लीजिएगा, भाप ले लीजिएगा। वो पानी में उबला हुआ पानी, अजवाइन डाल के पानी उबाल के या तुलसी का पत्ता डाल के पानी उबाल के उसी का स्टीम ले लीजिएगा, और 2-2 बूंद ऑयल, अण तेल आता है, वो कोई भी नसी के लिए या नाक में डालने के लिए यूज़ कर सकता है। नाक में डालने से वो गले में आ जाएंगे। थूक के थोड़ा सा गर्म पानी का कुल्ला कर लें, 1 गिलास गर्म पानी पी के सो जाएं, दैट विल हेल्प। और दिन में कितनी बार कर लें हम स्टीम? स्टीम 2 बार कर लें। तो जैसे आयुर्वेद तो
भाप और स्टीम की बहुत महत्ता है, होम्योपैथी में भी स्टीम को आप कैसे देखते हैं और उसमें फिर क्या होम्योपैथिक दवाई मिलाई जाती है? देखिए जैसे मैम ने भी कहा, सर्दियों में हवा रूखी होती है और वो सारे म्यूकोज़ा को रूखा कर देती है, जिससे कि हमारे बैक्टीरिया वायरस जल्दी इन्फेक्ट करते हैं। तो उसको मॉइस्चराइज करना कोई पैथी का रूल नहीं है, इट्स लाइक फॉर जनरल मैनेजमेंट कि आप जब मॉइस्चराइज करेंगे तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो म्यूकोज़ा है, वो हमारा मॉइस्ट रहेगा। तो हमारी कुछ दवाइयाँ यस होम्योपैथी में भी होती हैं जिसको डाल के आप भाप ले सकते हैं, लेकिन आप गर्म पानी का भी भाप लेंगे तो एक मॉइस्चर वो लेयर हमारे बन जाती है। तो दोनों के लिए, नाक से भी लें और मुंह से भी लें, दोनों आप तरफ? मुंह से गार्गल कर सकते हैं, आप गार्गल करिए, नमक डाल के करिए। हमारी दवाइयाँ भी हैं जो किचन रेमेडीज भी कहते हैं, कई सारी दवाइयाँ हमारी हैं जो गार्गलिंग के लिए हम देते हैं, कई सारी स्टीम के लिए देते हैं ताकि वो पैसेजेस को और ओपन कर दे। जी, अगर हम बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो खास तौर से वो होम्योपैथी की तरफ रुख करते हैं, तो ऐसा क्यों? और होम्योपैथी में क्या कुछ खास ऐसा उपचार मौजूद है जो बच्चों को और बुजुर्गों को जल्दी ठीक कर देता है? देखिए जो होम्योपैथी है ना, क्योंकि हमारी जो डिस्पेंसिंग होती है वो मीठी गोलियों में होती है, बच्चों को कड़वी चीज़ नहीं अच्छी लगती है, तो फर्स्ट जो अट्रैक्ट करता है बच्चों को वो होता है मीठी गोलियाँ, और वो उसकी वजह से होम्योपैथी को बच्चे भाग दौड़ करके लेते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मतलब रिपीटेडली आते हैं कि मुझे दवाई लेनी है, डॉक्टर से लेनी है, तो बच्चों का तो ये, एंड देन एट द सेम टाइम उनका इफेक्ट भी होता है कि जो उनकी जो भी बीमारी हैं वो मीठी दवाई से ही ठीक हो गई, यानी उनके लिए तो टॉफी टाइप ट्रीटमेंट हो गया। एट द सेम टाइम जो ओल्ड पीपल हैं वो, क्योंकि पूरे ज़िंदगी उन्होंने बहुत दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स भी लिए होंगे, उनकी कई सारी बीमारियाँ होंगी, डायबिटीज़ भी होगा, कई सारे जॉइंट पेन सब, तो उनको ना डाइजेशन इश्यूज होने लग जाते हैं, तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होते हैं एट द सेम टाइम, जो कि होम्योपैथी में नहीं होते। तो इसलिए वो होम्योपैथी लेना चाहते हैं क्योंकि वो फर्दर इल नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि अभी हमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिले कि हमें कोई ऐड ना हो बीमारी। जी बिल्कुल, आइए राजस्थान चलते हैं जहाँ से डॉक्टर अरविंद नवप्रीत जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी सर, मेरा गुस्से का क्वेश्चन है सर। गुस्सा जैसे बच्चों को बड़ों की एज में बहुत ज्यादा होने लग गया सर, तो उसे कंट्रोल करने की कोई निजी शौक का सर उपाय है? और जी अगर हम डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं सर नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते सर। डॉक्टर साहब, ठंड में एक तो क्या गुस्सा बढ़ जाता है, और बच्चों को अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एलोपैथी के पास कोई दवा है? गुस्सा, चूंकि ठंड में थोड़ा ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ जाता है, अच्छा, इसके पीछे ब्लड विज्ञान थिक हो है। जाता है, तो उसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, तो उसके कारण गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो इसको शांत रखने के लिए थोड़ा सा जो आयुर्वेद में जैसे मैडम ने बताया है या होम्योपैथ ने बताया है, उसका सेवन भी करना चाहिए, सो दैट कि वो ब्लड भी ये रहे। जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, क्या विंटर हाइपरटेंशन भी कोई शब्द है? हाँ है। ओके, इसको कैसे समझे? विंटर में, ठंड में ब्लड वेसल थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये भी है, ठंड की वजह से एक्टिविटीज भी लोगों का कम हो जाता है, आलस आ जाता है। हाँ वो भी है, और पसीना भी नहीं निकलते, इसलिए जो है थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है। तो यानी कि अगर गुस्सा आ रहा है, आलसपन है, तो ऐसे में आयुर्वेद जो है वो हमारी सहायता कर सकता है जी, अगर हम ये सब अपनाएं। यस, जो आपने एक्टिव तरीके रहे, बताए। एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर किसी को आलस है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, कैसे उस दिनचर्या को अपनाएं, शुरुआत कैसे करें? देखिए, सुबह रोज 10 बजे को उठने वालों को हम ये नहीं बोल सकते कल से जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ऐसे नहीं। 10 मिनट वो भी वही प्रैक्टिकल है। 10 बजे उठने वाला कल जो है 9:50 पे उठ जाए, ऐसे करके धीरे धीरे जो है हो जाएंगे। जी, लेकिन अभी हमने देखा इसी हफ्ते माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी एक आह्वान किया कि हम चाहे आयुर्वेद हो, चाहे मॉडर्न साइंस हो, उसमें एआई का भी प्रयोग करें। और गौरतलब है कि फरवरी महीने में राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में भारत एआई ग्लोबल समिट की मेजबानी भी करेगा। तो आयुर्वेद में एआई कैसे देखती हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, एआई का रोल बहुत बड़े होंगे आयुर्वेद में, और ईगरली वेटिंग फॉर इट। एक्चुअली आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो है सबके लिए सेम नहीं है। वैसे एलोपैथी में पैरासीटामोल हर फीवर में सबको देता है, आयुर्वेद में ऐसे नहीं है, सबको, रोग को देखता है, रोगी को देखता है, वो कौन सा प्रकृति का है, इसलिए एक बुखार का दवाई भी सबके लिए अलग अलग है।
जी वो टेलर मेड है, आपका फिटिंग के अनुसार बनाता है। इसी में एआई का रोल बहुत बढ़िया तो हो डेटा के आधार पे डॉक्टर साहब एलोपैथी में भी है एआई का रोल? एआई का बहुत बड़ा रोल है, जिससे हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खासकर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें उसमें लाखों पेशेंट्स का उन्होंने डाटा जमा करके उससे कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं कि ये किस तरह का किससे ये है, तो एआई उसमें डायग्नोसिस जल्दी कर देता है। जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, आप सभी को नमस्ते मैम। मुझे ये पूछना था, मैं एक स्पेशल बच्चे की मदर हूँ और मैं कुछ बच्चों को ट्रीट भी करती हूँ, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। वो मुझे ये जानना था कि मैं तो एक डाउन सिंड्रोम बच्चे की मदर हूँ, वो तो हाइपर नहीं, वो बहुत ज्यादा दिखाता, तो उनका हाइपरनेस कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या क्या करना है? दवाई? जी शुक्रिया आपके कॉल के लिए। तो एक स्पेशल एजुकेटर हैं जो बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं और अगर उनमें मान लीजिए हाइपर एक बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है, तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है? सबसे पहले तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि क्योंकि स्पेशल नीड वाले बच्चे समझ नहीं पाते और एनवायरनमेंट से जब वो मिस कोऑर्डिनेशन होता है तो वो हाइपर एक्टिव कहें या फिर एग्रेशन बोलें, वो सब ज़्यादा होता है उन बच्चों में, जिनको कंट्रोल करना पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन रेदर देन कई जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम पिटाई कर देते हैं, रूम में बंद कर, पनिश नहीं करना है हमें उन्हें किसी और चीज़ में एंगेज करना है। उनका जो हाइपर एक्टिविटी हो उसको प्रोडक्टिव बनाना है। हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो एग्रेशन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम पेशेंट के पेरेंट्स को भी अपना एग्रेशन एट द सेम टाइम कंट्रोल करना है। डॉक्टर दीपा, ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, वो मैं बोल रहे थे ना, वो एक्चुअली आयुर्वेद ट्रीटमेंट इज टेलर मेड। ये हमेशा अच्छा है, कोई नियर बाई जो भी आयुर्वेद डॉक्टर है एक बार लेके जाइए, देख लें, उसी के अनुसार बताइए ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर, एलोपैथी में क्या इसके लिए उपचार हम सबसे पहले उसका बिहेवियर चेंजेज पर ध्यान देते हैं। यदि उसकी आदतों में या उसका कुछ और एक्टिविटी उसके माइंड को और कहीं डाइवर्ट करते हैं तो उसका चेंजेज काफ़ी हो जाता है। तो हम बिहेवियरल चेंजेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाकी जैसा कि मैडम ने बताया कोई दवाइयाँ भी देते हैं। हाइपर एक्टिव चाइल्ड बहुत अच्छा करते हैं, यदि उनको अच्छी दिशा में मोड़ा जाए और अच्छे कार्यों को बताया जाए, उसको कुछ योगा या और कुछ भी डाली जाए तो उसमें अच्छा कर सकते हैं। जी चलिए चलते अंतिम राउंड। सर्दियों का मौसम सेहत बनाने का है, खाने पीने का है, क्या टिप्स देंगे आप अच्छी प्रिवेंशन की कि हम पहले ही स्वस्थ रहें, बीमारी ना पड़े? सबसे पहले है कि लेयर्स में कपड़े पहनिए। ऐसा नहीं कि एक या दो स्वेटर पहने हैं, मल्टीपल लेयर्स पहनिए। एयर ट्रैप होती है, आप ठंड से बचेंगे। अपने सॉक्स और हैंड्स को कवर्ड रखिए, अपने ईयर्स को कवर्ड रखिए। बहुत सारा ल्यूकवार्म पानी पीजिए क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। स्टीम लीजिए, गागल कीजिए। कैफ़ीन यानी कॉफ़ी, चाय और अल्कोहल को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो डिहाइड्रेशन करते हैं। और बहुत सारी वेजिटेबल्स खाइए और विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाइए। एंटीऑक्सीडेंट्स, क्रैनबेरीज, कीवीज़, ऐसी हेल्दी चीज़ें खाइए और एक्टिव रहिए और स्लीप पूरी लीजिए। सुबह और शाम को अवॉइड करना है, दिन में जाना फॉलो करना है। और क्योंकि सूरज के दर्शन कम होते हैं सर्दियों में, तो धूप, विटामिन डी, सनलाइट, विटामिन डी के लिए सब लोग खा सकते हैं तिल। जो जिनको ज़्यादा एसिडिटी वगैरह है वो तिल नहीं खा पाएंगे, उनको सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं। तिल की पट्टी भी खा सकते हैं? हाँ, डायबिटिक है तो पट्टी नहीं खाना है, तिल वैसे खा सकते हैं। हाइजीन एंड सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज नहाना कह रहे हैं आप? सुबह रोज नहाना और कौन ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से? गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए, सो काफ़ी वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बिल्कुल। सर्दियों का मौसम जो है वो सेहत का मौसम है और मज़ा तब है इस मौसम का जो अगर आप फिट हैं। आज फिट कैसे रहें ये बताने के लिए आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंटीग्रेटेड। थैंक यू सो मच।